हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए डायोड एंड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांचेस के लिए सभी सब्जेक्ट के बैच अवेलेबल है। कॉम्बो पैक के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं और सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको पूरे सिलेबस के डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और एकेटीयू पीवाईक्यूज मिलेंगे। और ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर। कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 1 गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस पांचों यूनिट आपको केवल गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। आज के लेक्चर के दोनों टॉपिक बहुत इजी हैं और आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर आपने लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने डायोड का बेसिक्स पढ़ा था और डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, जिनका यूज हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए डायोड। इस टॉपिक के अंदर हम डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट को बनाना सीखेंगे। देखिए, आगे चल के हम सर्किट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जब हम सर्किट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पर सर्किट में आपको डायोड दिखाई देगा, तो वहां पर आपको डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इसलिए आपको डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट बनाने आने चाहिए। दूसरा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस टॉपिक को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राइट डाउन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए डायोड, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द अप्रोक्सीमेशन सर्किट ऑफ ए डायोड। बात समझ में आ रही? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि सर्किट के डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे बनाते हैं। तो डायोड के 3 टाइप के इक्विवेलेंट सर्किट हैं। पहला है पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट, दूसरा है सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट और तीसरा है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन आइडियल डायोड। हम तीनों को 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं और बनाना भी सीख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला हमारा है पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट, या आप इसको केवल लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट भी कह सकते हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमने डायोड का वीआई ग्राफ बनाया था, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको याद होगा जब हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, वीआई ग्राफ बनाते हैं डायोड का, तो फॉरवर्ड बायसिंग में कैसा ग्राफ बनता है? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वाई एक्सिस पर हम आई लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं वी। तो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसे यहां से इस तरह से जाएंगे और इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा। कैसा बनेगा? एक्सपोनेंशियल कर्व। मतलब यहां पर कर्व बनेगा, नॉन लीनियर यहां पर ग्राफ बनेगा। लीनियर ग्राफ नहीं बनता। कैसा बनता है? नॉन लीनियर बनता है। लेकिन क्योंकि यहां पर जो हम इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट बना रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बना रहे हैं। हमें यहां पर क्या करना है? अप्रोक्सीमेट बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जो प्रैक्टिकल डायोड होता है, प्रैक्टिकल डायोड, उसमें तो हमारा जो कर्व होता है वो नॉन लीनियर होता है। लेकिन पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हम क्या करते हैं? इस नॉन लीनियर ग्राफ को, इस नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्ट्रेट लाइन से रिमूव कर देते हैं। इससे रिमूव कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। देखो, इस कर्व को हमने हटा दिया और इस कर्व की जगह क्या बना दी? एक स्ट्रेट लाइन बना दी, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। इससे फायदा क्या होगा? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जो हमारा प्रैक्टिकल डायोड होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है। लेकिन अगर हम कर्व को रिप्लेस कर दें स्ट्रेट लाइन से तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कांस्टेंट। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम यहां पर ओम्स लॉ लगा सकते हैं। भाई ओम्स लॉ सब जानते हैं, 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पर हम ओम्स लॉ को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को रिमूव कर दें, किससे? स्ट्रेट लाइन से, तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा और हमारा जो रेजिस्टेंस है डायोड का वो कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक अजम्पशन है
क्या है, अजम्पशन है कि हमने यहां पर डायोड के रेजिस्टेंस को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। तो अब अगर सर्किट के अंदर हमारा डायोड आता है तो हम इस डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे, अब जरा ध्यान दो। देखो ये जो डायोड है इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो इसका अपना बैरियर पोटेंशियल, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं बैरियर पोटेंशियल क्या होता है ना, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के। अगर ये डायोड सिलिकॉन का बना है, सिलिकॉन का, तो इसका बैरियर पोटेंशियल होगा 0.7 वोल्ट, और अगर ये बना है जर्मेनियम का तो इसका बैरियर पोटेंशियल होगा 0.3 वोल्ट। तो अब जरा ध्यान दो, अगर ये डायोड सिलिकॉन का है तो हम इस डायोड को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक बैटरी से और एक रेजिस्टेंस से। बैटरी से क्यों किया, क्योंकि इसका अपना जो बैरियर पोटेंशियल है वो बैटरी का काम करेगा, है ना, और ये V क्या है, ये बैरियर पोटेंशियल है। अगर ये डायोड सिलिकॉन का होगा तो V की वैल्यू कितनी होगी, 0.7, और अगर जर्मेनियम का होगा तो V की वैल्यू कितनी होगी, 0.3। तो हमने इस डायोड को रिप्लेस कर दिया एक बैटरी से जिसका वोल्ट पोटेंशियल कितना है, V, और साथ ही साथ इसका जो रेजिस्टेंस है, इस डायोड का रेजिस्टेंस, क्योंकि हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग में इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो हमने इस एक डायोड को दो चीजों से रिप्लेस कर दिया, एक तो बैटरी से और एक रेजिस्टेंस से। तो ये इस डायोड का क्या हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। और कौन सा इक्विवेलेंट सर्किट, पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल के अंदर डायोड का मटेरियल बताया जाए, मान लीजिए सिलिकॉन का है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर बैटरी बनाएंगे और लिख देंगे 0.7 वोल्ट। और अगर आप उसका रेजिस्टेंस भी आपको दिया जाता है तो यहां पर आप रेजिस्टेंस बनाएंगे और उसका रेजिस्टेंस यहां पर लिख देंगे। बोलो बात समझ में आ गई। और ये हमारा इसका क्या हो गया, VI कर्व हो गया। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि डायोड का पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है। तो अगर आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट डाउन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए डायोड, तो आपको तीनों इक्विवेलेंट सर्किट बनाने हैं, तीनों में से ये पहला है। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा है सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, है ना। देखो इस सर्किट के अंदर हम क्या करेंगे, सब में हमें कुछ ना कुछ अजम्पशन लेना है। सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या करते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, इसको 0 मान लेते हैं। भाई देखो डायोड के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल, है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर क्या करते हैं, उस स्मॉल रेजिस्टेंस को 0 मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और देखो वही लिखा है, सिंस डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और नेग्लेक्ट करने का मतलब है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हो गया 0। क्या हो गया, 0 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमने रेजिस्टेंस को 0 मान लिया तो अब इस डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, सिर्फ एक बैटरी, कोई रेजिस्टेंस क्या हो चुका, 0। भाई यहां पर क्या था, यहां पर बैटरी भी थी, रेजिस्टेंस भी था, लेकिन क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को 0 मान लिया तो अब केवल इसकी जगह बैटरी आएगी। और वोल्ट कितना होगा इसका, भाई अगर ये सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट, और अगर ये जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अगर कभी भी आपको न्यूमेरिकल में सर्किट के अंदर डायोड दिखाई दे और इस डायोड के ऊपर अगर मान लीजिए लिखा है सिलिकॉन, तो आप इसको रिमूव कर देंगे और यहां पर बैटरी बनाएंगे और लिख देंगे 0.7 वोल्ट। और अगर यहां पर लिखा है जर्मेनियम तो बैटरी बनाएंगे और यहां पर लिख देंगे आप 0.3 वोल्ट। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब चलते, अच्छा इसका, क्योंकि हमने यहां पर रेजिस्टेंस को क्या मान लिया, 0, तो VI ग्राफ समझ लेते हैं। देखो अब हमने रेजिस्टेंस को 0 मान लिया तो सीधी सी बात है, अगर हम रेजिस्टेंस को 0 मान लेंगे तो जो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में ग्राफ होगा क्या होगा, देखो यहां तक ये क्या होता है, नी वोल्टेज होता है। तो सीधी सी बात है, इसका अपना नी वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल है। तो ये डायोड जब तक ऑन नहीं होगा जब तक हम इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई ना करें। तो सीधी सी बात है, जब हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे और जब हमारा वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने इसके रेजिस्टेंस को 0 मान लिया। भाई जब रेजिस्टेंस को 0 मान लिया तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो इसलिए देखो यहां पर जो हमारा VI कर्व है वो वर्टिकल लाइन बन गई। क्यों वर्टिकल लाइन बनी, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है, और जब रेजिस्टेंस 0 होता है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो ये क्या होगा, सीधा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, VI कर्व। तो देखो जब रेजिस्टेंस 0 होता है तो ये वर्टिकल लाइन बन जाती है, और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो इंक्लाइन लाइन बनती है, और जब रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है जैसा कि हमारा प्रैक्टिकल डायोड है तो उसमें एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है। बोलो बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड
जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन आइडियल डायोड, मतलब ये आइडियल डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको हम आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट भी कह सकते हैं। आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट, बुक में यही लिखा होता है आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट। तो एक्चुअल में हम आइडियल डायोड का क्या बनाने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने जा रहे हैं। अब देखो आइडियल डायोड का मतलब क्या है, आइडियल डायोड का मतलब यह है कि यहां पर सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। देखो ध्यान दो, जो हमारा डायोड है भाई, जो डायोड है इसका मैं पहले बता चुका हूं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस स्मॉल होता है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो डायोड है उसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो भी स्मॉल होता है। भाई हम अप्लाई तो ज्यादा करते हैं ना, उसके कंपैरिजन में जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। तीसरा, डायोड में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है रिवर्स बायसिंग में, वो भी बहुत स्मॉल होता है। तो अगर हम इन तीनों को जीरो मान लें तो हमारा जो डायोड है वो आइडियल डायोड कहलाता है। क्या कहलाता है, आइडियल डायोड। तो कोई भी डायोड आइडियल कब होगा, अगर उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो है, अगर उसका बैरियर पोटेंशियल जीरो है मतलब नी वोल्टेज, और अगर उसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट भी जीरो है, तो हम कह सकते हैं डायोड कैसा है, आइडियल डायोड है। अब देखो, अगर आपने रिवर्स सैचुरेशन करंट को जीरो कर दिया, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को भी जीरो कर दिया और बैरियर पोटेंशियल को भी खत्म कर दिया, तो अब जो ये डायोड होगा, ये डायोड तो सिंपल वायर की तरह काम करेगा ना एक तरह से। ध्यान देना जरा फॉरवर्ड बायसिंग में। अब ध्यान दो, अब यहां पर दो केस हैं। जब हम आइडियल डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करेंगे तो ये परफेक्ट स्विच की तरह काम करेगा। जब हम आइडियल डायोड को सर्किट में यूज करेंगे तो ये परफेक्ट स्विच की तरह काम करेगा। अब जरा ध्यान देना, अगर आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे तो क्या होगा। देखो, अगर हम आइडियल डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हैं तो देखो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, इस डायोड का रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, बैरियर पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो जब हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करेंगे तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। दूसरा, इसका बैरियर पोटेंशियल भी जीरो है, बैरियर पोटेंशियल भी जीरो है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो डायोड है ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रही, वही लिखा है, द स्विच इज क्लोज इफ द डायोड इज फॉरवर्ड बायस। अगर हम इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दें तो ये क्या करेगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। क्लियर है, समझ में आ गया। तो जो आइडियल डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग में स्विच की तरह काम करता है, क्लोज स्विच की तरह काम करता है, मतलब यहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्लियर है। और जब हम इसी आइडियल डायोड को रिवर्स बायस में यूज करेंगे तो देखो सीधी सी बात है, जब हम इसको रिवर्स बायस में यूज करेंगे तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जीरो है, इसका मतलब सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है, या हम कह सकते हैं कि रिवर्स बायस में ये ओपन स्विच की तरह काम करता है। क्यों ओपन स्विच की तरह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो आइडियल डायोड होता है, आइडियल डायोड है ना, वो फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट को फ्लो कराता है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं कराता। रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आइडियल डायोड है, मान लो न्यूमेरिकल में आपको डायोड गिवन है और इस डायोड के ऊपर सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आइडियल डायोड होगा। देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, अगर सर्किट के अंदर डायोड लगा है और आपको डायोड के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि वो कौन से मटेरियल का है, कोई वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, तो इसका मतलब वो डायोड क्या होगा, आइडियल होगा। और अगर वो आइडियल डायोड है और वो फॉरवर्ड बायसिंग में लगा है तो वो क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, और वो अगर रिवर्स बायसिंग में लगा है तो ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। बात समझ में आ गई, अगर आइडियल है तो। क्योंकि आगे चल के हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, रेक्टिफायर पढ़ेंगे, क्लिपर पढ़ेंगे, क्लैम्पर पढ़ेंगे, तो वहां पर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको डायोड दिखाई देगा। तो आपको यह पता होना चाहिए, अगर डायोड आइडियल है तो फॉरवर्ड बायसिंग में कैसा काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, और रिवर्स बायसिंग में ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। बोलो बात समझ में आ गई। और अगर डायोड के ऊपर मटेरियल लिखा हुआ है, अगर डायोड के ऊपर मटेरियल लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसको बैटरी से रिप्लेस कर देंगे और उसके वोल्टेज को लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। और अगर आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है डायोड का तो उसके बाद आप इससे रिप्लेस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं 99% न्यूमेरिकल में या तो ये वाला केस यूज होता है जहां पर रेजिस्टेंस जीरो होता है, केवल आपको बैटरी से रिप्लेस करना होता है,
या फिर आपका ये केस यूज होता है जहां पर आप उसको आइडियल मान लेते हैं। क्लियर है? अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सर्किट के ऊपर बेस्ड, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं जब हम सर्किट के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम जगह पर हम केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई करते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सर्किट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें ये दोनों लॉ आने चाहिए। तो मैं जस्ट आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं, आप लोगों ने क्लास 12th में बहुत ज्यादा इनका यूज किया होगा, है ना, और बहुत सिंपल होते हैं दोनों, बस यहां पर शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा किरचॉफ करंट लॉ को भी और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को भी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे आपसे क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। देखो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है। पहली बात तो किरचॉफ करंट लॉ जो होता है ये जंक्शन पे लगता है। जंक्शन मतलब जहां पर 3 या 3 से ज्यादा वायर क्या हो रहे हो, मतलब एक ही पॉइंट पर जहां 3 या 3 से ज्यादा वायर हो उसको हम जंक्शन कहते हैं। जैसे कि इसमें तो कोई जंक्शन है नहीं, है ना, इस सर्किट में देखो ये जो पॉइंट है ये जंक्शन है क्योंकि यहां पर आपको 1 2 3 वायर दिखाई दे रहे हैं, तो ये जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये जंक्शन नहीं है, इसको आप नोड कह सकते हैं पर ये जंक्शन नहीं है। तो जो किरचॉफ करंट लॉ होता है ये जंक्शन पर अप्लाई होता है, और ये लॉ क्या कहता है आपसे कि सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, मतलब उस जंक्शन पे जितना करंट एंटर हो रहा होगा इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। वो किसके बराबर होगा, जितना वहां से करंट लीव कर रहा होगा उन सबका सम। मतलब कुछ आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक वायर है और यहां से ये एक जंक्शन है। देखो तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, उसके बाद यहां से कुछ करंट ऊपर चला गया, कुछ करंट नीचे चला गया, तो सीधी सी बात है देखो इस जंक्शन पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट तो लीव करेगा। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं I1 और I2 कितना होगा, तो दोनों का सम 5 एम्पियर के बराबर होगा। और यही लॉ यहां पर लिखा है कि सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, जंक्शन पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट जंक्शन से क्या करेगा, लीव करेगा। बात समझ में आ रही है? ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ। अभी जब न्यूमेरिकल में यूज करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अब बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। ये जो लॉ होता है इसको हम अप्लाई करते हैं लूप में। किसमें अप्लाई करते हैं, लूप में। बात समझ में आ रही है? जैसे ये लूप है, ये भी क्या एक लूप है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लूप कंसीडर कर सकते हैं, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पहले लूप लेना पड़ेगा, लूप में ही ये अप्लाई होगा। और जो लूप होता है उसको आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। अब ये लॉ कहता क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल का जो एल्जेब्रिक सम होगा, है ना, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। मतलब अगर आप किसी क्लोज लूप में चेंज इन पोटेंशियल का सम करते हैं तो वो हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। अब चेंज इन पोटेंशियल है, आपको मालूम है जो चेंज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। भाई चेंज तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल है इसको कब पॉजिटिव लेना है और कब निगेटिव लेना है, बस आपको ये पता होना चाहिए। और बहुत सिंपल है भाई, चेंज पॉजिटिव कब होता है, जब आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो चेंज होता है पॉजिटिव, और जब आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो चेंज होता है निगेटिव। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए, मान लीजिए आपको चेंज इन पोटेंशियल निकालना है ना, तो देखो पाथ पर ध्यान देना आपको। अगर आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, लो से हाई, अगर आप लो से हाई जा रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। क्यों, देखो सीधी सी बात है, लो पोटेंशियल मतलब छोटी वैल्यू, हाई पोटेंशियल मतलब बड़ी वैल्यू, है ना। और जब आप चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जब भी आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और आप अच्छे से जानते हैं लो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, लो पोटेंशियल का मतलब होता है निगेटिव, है ना, और हाई पोटेंशियल का मतलब है पॉजिटिव। मतलब ऐसा हमेशा नहीं है, पर आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं कि लो पोटेंशियल कहां पर होगा, निगेटिव पे, और हाई पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव पे होगा। तो जब आप निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। आप ऐसे भी याद, तो कोई याद रखने के अपने अपने तरीके हैं। या तो आप ऐसे याद रखिए कि जब हम लो से हाई जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और जब हम हाई से लो जाएंगे तो निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा।
तो अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं तो आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगी। या आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जब आप पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे, पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो निगेटिव मिलेगा, और निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गई। एक और चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है और आपको पता होनी चाहिए और पहले से पता भी होगी कि जो करंट होता है वो हमेशा, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भी क्या करता है, फ्लो करता है। तो यहां पर मैंने आपको दोनों लॉ का शॉर्ट में एक बार रिवीजन कराया, बाकी इनको मैं अब न्यूमेरिकल में अप्लाई करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर्किट के ऊपर बेस्ड बहुत न्यूमेरिकल हमें यूनिट नंबर 1 में सॉल्व करने। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास आ गया जो सर्किट के ऊपर बेस्ड है, ध्यान दीजिएगा। फॉर द गिवन डायोड कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारे डायोड की कॉन्फ़िगरेशन है। डिटरमाइन करंट इन द सर्किट, हमें इस सर्किट के अंदर करंट को क्या करना है, डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं और काफी साल पहले पूछे भी गए हैं, है ना। लेकिन ये न्यूमेरिकल करना इसलिए जरूरी है आपको क्योंकि आपको यहां पर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब हम आगे जाके रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैंपर पढ़ेंगे तो उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा डायोड की कॉन्फ़िगरेशन है, हमें इस सर्किट के अंदर करंट को कैलकुलेट करना है। ये हमारा सर्किट है। देखो जो व्हाइट कलर से डायग्राम बना है ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो वहां पर ये डायग्राम बना होगा। क्लियर है। चलिए अब हमें इसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां से अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, है ना। अब जरा ध्यान दो, ये मेरे पास एक सर्किट है। देखो यहां पर बैटरी लगी है या सेल आप कह सकते हैं, है ना। इसका ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, मतलब ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। भाई पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, निगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट में करंट कैलकुलेट करना है। तो भाई करंट कैलकुलेट करना, कहीं पर करंट दिया तो नहीं है, तो एक काम करते हैं, जो बैटरी लगी है इस बैटरी से पहले करंट को निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम है करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल है, इसका मतलब करंट कहां फ्लो करेगा, करंट यहां से ऊपर ऐसे फ्लो करेगा, है ना। तो मैं यहां पर करंट को ड्रॉ कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। मतलब हम यहां पर करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा, ये इस डायरेक्शन में। और कितना करंट फ्लो करेगा, मान लेता हूं कि आई करंट फ्लो कर रहा है। बोलो बात समझ में आई। तो हमने क्या करा, इस बैटरी से करंट को निकाल लिया। करंट गिवन नहीं था तो हम अपने आप ले सकते हैं। क्लियर है। अब ये करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा और हमें इस आई की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है कैलकुलेट करना। बस यहां पर आपको ध्यान देना है। चलिए देखो, हमें यहां पर करंट को कैलकुलेट करना है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्लास 10th वाले मेथड से, लेकिन हम यहां पर केवीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्योंकि हम आगे के न्यूमेरिकल में भी उसी को अप्लाई करना है। चलिए अब यहां पर हमें केवीएल अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक लूप लेना पड़ेगा। लूप आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। मैं मैक्सिमम जगह पर क्लॉकवाइज लूंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं क्लॉकवाइज एक लूप कंसीडर कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। ये मैंने लूप ले लिया और मैं यहां पर लगा रहा हूं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब जरा ध्यान दो, देखो कितना इजी है केवीएल। भाई हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमें क्लॉकवाइज चलना है, आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करिए। मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट से स्टार्ट कर लेता हूं, इस पॉइंट से। आप कहीं से भी कर सकते हैं, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी कर सकते हैं, है ना। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं क्लॉकवाइज, और देखो मुझे चलना कैसे है, क्लॉकवाइज चलना है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने लूप क्या लिया, क्लॉकवाइज। मैंने यहां से स्टार्ट किया तो मुझे सबसे पहले ये बैटरी मिली, है ना। तो देखो ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, मतलब मैं लो से हाई में जा रहा हूं, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव। देखो यही तो लिखा था, जब आप निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो आप पॉजिटिव लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल, और जब आप पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। हम यहां पर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं अप्लाई केवीएल, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द सर्किट। तो यहां पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। तो मैं निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव होगी 5। आगे देखो,
ये वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव होगी 5। अब यहां के बाद मैं इस पर पहुंचा। अच्छा, ये डायोड है भाई, पहले मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट समझा देता हूं इसका। ये हमारा गिवन सर्किट है और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये मेरा डायोड है, देखो इस डायोड के ऊपर क्या लिखा, सिलिकॉन लिखा है। इसका मतलब मैं इस डायोड को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं और इस बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, 0.7, क्योंकि ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन के लिए वैल्यू कितनी होती है, 0.7। ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो मैंने इस डायोड को रिप्लेस कर दिया 0.7 से। क्या हमें इस डायोड का रेजिस्टेंस के बारे में कहीं कुछ कहा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस 0 है। क्या है, रेजिस्टेंस 0 है। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। बाकी ये तो रेजिस्टेंस ही। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। तो यहां पर हम निगेटिव से पॉजिटिव गए, मैंने यहां पर 5 लिखा, मेरा चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया। अब मैं यहां पहुंचा इधर। अब ये अगेन मुझे यहां पर क्या मिला, एक बैटरी मिली जिसका वोल्टेज कितना है, 0.7। अब बताओ ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। भाई बैटरी का जो छोटा वाला डंडा होता है ये निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और जो बड़े वाला डंडा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव को। तो आप पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल निगेटिव होगा, मतलब 5 माइनस 0.7। और आगे चलते हैं। अब हम यहां पर आए। अब मुझे बताओ यहां पर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। भाई करंट यहां पर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना। भाई ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना। और करंट जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब यहां पर हुआ हाई पोटेंशियल और यहां पर हुआ लो पोटेंशियल, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये हाई और ये लो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ यहां कितना पोटेंशियल आएगा। अब पोटेंशियल देखिए, आप ओम्स लॉ जानते हैं, V इक्वल टू होता है आई आर। V इक्वल टू क्या है, आई आर। तो यहां पर आई करंट, आई क्या है, करंट है। तो करंट कितना है यहां पर, आई। बोलो बात समझ में आ रही। करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। और रेजिस्टेंस कितना, 10। तो इसका मतलब यहां पर V की वैल्यू कितनी हो गई, 10I। तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल चेंज कितना हुआ, 10I का हुआ। तो माइनस का 10I इज इक्वल टू 0। कुछ और तो बचा नहीं। देखो हम यहां से स्टार्ट किया, हमने वापस घूम के हम यहीं पर आ गए। तो हमारा केवीएल क्या हो गया, अप्लाई हो गया। बस अब हमें यहां पर आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कितनी आएगी आई की वैल्यू, 5 माइनस ये अगर माइनस करेंगे तो 4.3 माइनस 10I है ना, माइनस का 10I, या इसको इक्वल टू में लिख देता हूं मैं। अगर इक्वल टू में लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 10I हो गया। और यहां से जब हम I को कैलकुलेट करेंगे तो I इज इक्वल टू 4.3 और अपॉन में 10। तो यहां से I की वैल्यू आ गई आपके पास 0.43 और यूनिट क्या होगी करंट की, एम्पियर होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ओम में दिया है। तो यहां पर 0.43 एम्पियर हमारा जो न्यूमेरिकल था वो कंप्लीट हो गया। पहला न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल मैंने लिया। न्यूमेरिकल सारे ही सिंपल है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सिंपल था क्योंकि यहां पर एक ही लूप था, इसलिए यहां पर हमारा करंट आ गया कि सर्किट में करंट कितना है। अब मान लो अगर आपसे मान लीजिए पूछा होता कि इस रेजिस्टेंस के अलावा कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कैलकुलेट करिए। मतलब यहां पर V की वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए तो कैसे निकालेंगे। भाई रेजिस्टेंस 10 है और हमारे पास I ये रहा, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता चल जाएगा, 4.3 आएगा आंसर। अगर पूछा होता तो यहां पर पूछा नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, डिटरमाइन I1 I2 ID2 फॉर द फॉलोइंग सर्किट। देखो ये हमें सर्किट क्वेश्चन में गिवन होगा। जो व्हाइट कलर से डायग्राम बना है ये क्वेश्चन का पार्ट है ना। यहां से नीचे से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, यहां से सॉल्यूशन है, क्लियर है। इक्विवेलेंट सर्किट मैंने पहले से बना रखा है, इसको मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें ये सर्किट गिवन है और इस सर्किट में एक तो हमें I1 निकालना है। I1 कहां पर है, I1 ये रहा। I2 निकालना है, I2 कहां पर है, ये रहा। ID2 कहां पर है, ये रहा। ये तीनों हमें कैलकुलेट करने हैं करंट, क्लियर है। सर्किट हमें गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या आपका, भाई यहां पर आपको दो डायोड दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो जल्दी से बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, ध्यान दीजिएगा।
देखो ये बैटरी आ गई, यहीं से स्टार्ट करता हूं। ये बैटरी एज इट इज रहेगी, यहां पर करंट फ्लो कर रहा है ऊपर को I2, I2 करंट फ्लो कर रहा है। इसके बाद यहां पर ये डायोड आ गया, किसका डायोड है? सिलिकॉन का। तो इसका मतलब आप इस डायोड को बैटरी से रिमूव करेंगे और बैटरी का वोल्टेज कितना होगा? 0.7। आगे आओ, यहां पर अगेन आपको सिलिकॉन का डायोड मिल रहा है, तो इस डायोड को भी आप रिमूव कर देंगे बैटरी से 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। और यहां पर ये आपका रेजिस्टेंस गिवन है और आपका ये पूरा इक्विवेलेंट सर्किट बन के तैयार हो गया। सारी वैल्यूज मैंने यहां पर लिख दी हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। रेजिस्टेंस तो वैसे ही रहेंगे, है ना, बस चेंज क्या होगा? ये जो डायोड है इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा यहां पर। और क्योंकि यहां पर मटेरियल लिखा है सिलिकॉन, तो हमने यहां पर 0.7 लिख दिया। अगर यहां पर जर्मेनियम होता तो हम यहां पर 0.3 लिखते, और अगर कुछ भी नहीं होता तो हम मान लेते कि आइडियल है, और आइडियल में सब 0 होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज और जो मैं आपको बताना भूल ही गया, भाई ये जो डायोड है ये कौन सी बायसिंग में लगा है? फॉरवर्ड बायसिंग में। क्यों? क्योंकि ये P है और ये N है। तो देखो P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग में, इसमें है फॉरवर्ड बायसिंग में। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर मान लो इसका N इधर होता और P उधर होता तो ये रिवर्स बायसिंग में हो जाता। किसमें हो जाता? रिवर्स बायसिंग में। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है या रिवर्स बायसिंग में है। तो यहां पर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में था। यहां पर देखो, देखो ये पॉजिटिव से P कनेक्ट है, मतलब ये भी फॉरवर्ड बायसिंग में है, ये भी फॉरवर्ड बायसिंग में। तो हमारे दोनों के दोनों डायोड किसमें? फॉरवर्ड बायसिंग में है, फॉरवर्ड बायसिंग। अब यहां पर आ जाओ, तो इक्विवेलेंट सर्किट आपको समझ में आ गया। फॉरवर्ड बायसिंग में थे, हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। अब हम इसको सॉल्व करके इन तीनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है? केवीएल और केसीएल अप्लाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहां पर ना। देखो यहां पर दो लूप है, एक लूप इधर दिखाई दे रहा है आपको, एक लूप इधर दिखाई दे रहा है ना, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं? इसमें केवीएल को अप्लाई कर लेते हैं। इस वाले पार्ट में हम केवीएल को अप्लाई कर लेते हैं, इधर, है ना। यहां पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं केवीएल। अब जरा ध्यान देंगे। अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो नेमिंग भी रख सकते हैं, इनकी नाम यहां पर रख सकते हैं, जैसे ये ABCD ऐसे भी आप रख सकते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो मैं यहां पर अब केवीएल अप्लाई करने जा रहा हूं, किसमें? ABCD में, है ना। तो अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल इन ABCD, मतलब हमारा जो ABCD लूप है, ये वाला जो लूप है, इसमें हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा। कहां से स्टार्ट करें? A से स्टार्ट कर लेते। तो देखो यहां से मैं ऊपर गया, तो हम कहां से कहां जा रहे हैं? अब जरा ध्यान दो, हम कहां से कहां जा रहे हैं? भाई ये पॉजिटिव साइड है और ये निगेटिव साइड है ना। तो मतलब हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव आएगा। क्लॉकवाइज, ध्यान रखना, हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले आएगा 20 पॉजिटिव में। अब हम यहां पर पहुंचे, यहां पर देखो हम कहां जा रहे हैं? हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो कितना आएगा? निगेटिव आएगा। कितना आएगा? निगेटिव। तो माइनस का 0.7, माइनस का 0.7। अब इधर आ जाओ, अब हम इसमें आए, देखो यहां पर क्या है? अगेन हम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो ये भी माइनस में आएगा, 0.7, 0.7। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो ID2 करंट भी है। हाँ करंट तो है, लेकिन यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। 0.7 ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? भाई ये करंट देखो, ये करंट ऐसे फ्लो होके आ रहा है, यहाँ पर I2, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में I2 करंट फ्लो कर रहा है इधर से इधर। इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, हाई से लो की तरफ। तो देखो हाई से लो, इसका मतलब ये भी निगेटिव आएगा, क्योंकि हम हाई से लो जा रहे हैं, तो माइनस में। और कितना आएगा? देखो रेजिस्टेंस है 5.6 और करंट है I2, तो 5.6 इंटू I2, 5.6 इंटू I2 और इज इक्वल टू में 0। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये किलो ओम में है, तो एक तरीका तो ये है कि आप यहां पर 5.6 इंटू 10 की पावर 3 कर दो, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये ओम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपका करंट आएगा वो एम्पियर में आएगा।
या फिर आप कन्वर्ट ना करो, यहां पर मत करो कन्वर्ट, आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट मिली एम्पियर में आएगा। चलिए अभी मैं सॉल्व करके बताता हूं कैसे। पहले इसको सॉल्व करो। देखो 20 में से आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहां पर ये 1.4 हो जाएगा, यानी कि आपका 18.6 बचेगा, और ये इक्वल टू में चला जाएगा। तो यहां से आपका सॉल्व करने पर 5.6 I2 इज इक्वल टू 20 में से दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.6। और यहां से I2 जब आप कैलकुलेट करते हैं तो I2 इक्वल टू आएगा, अब यहां से आप I2 निकाल सकते हैं, तो I2 की वैल्यू, कैलकुलेटर आपके पास है, डिवाइड कर दीजिए, भाई कितना आएगा 18.6 डिवाइडेड बाई 5.6, तो ये आपका आ रहा है 3.32 मिली एम्पियर, ये आपका करंट आ गया। तो एक आंसर आपका आ गया I2। बोलो बात समझ में आ रही, I2 आपके पास आ गया 3.32 मिली एम्पियर। यहां से I2 को मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मेरी बात सुनो, अगर आप यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहां पर भी 1000 आता, इसका मतलब 5.6 इंटू 1000, तो आपको इसको 5.6 इंटू 1000 से डिवाइड करना पड़ता, तो आपका आंसर आता एम्पियर में, है ना। तो आप उस एम्पियर को जब मिली एम्पियर में कन्वर्ट करते तो आपका आंसर यही आता। तो आपकी मर्जी है, आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कन्वर्ट करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान रखना कि आंसर आपका मिली एम्पियर में आएगा। तो अगर रेजिस्टेंस आपका किलो ओम में है और वोल्टेज आपका वी में है ना, तो आपका आंसर मिली एम्पियर में आएगा। अब आगे चलते हैं, I2 हमारे पास आ गया, I2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें I1 और ID2 को और कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम यहां पर इस वाले लूप में भी किरचॉफ्स लॉ को लगा देते हैं। तो अगेन मैं यहां पर लूप ले रहा हूं क्लॉकवाइज, और यहां पर हम लगाते हैं KVL। अब जरा ध्यान दो, देखिए अप्लाई KVL, इन, है ना, इस लूप का भी नाम रख लेते हैं। तो यहां पर देखो DCCD, इसको मैं E कह देता हूं, इसको मैं F कह देता हूं। बोलो बात समझ में आ रही। तो हम एक काम करते हैं, अब इस लूप को लेते हैं, कौन सा लूप हो गया ये, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, DCEF, ये हमारा लूप हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इसमें KVL लगाएंगे तो देखो कितना आएगा ना, यहां से स्टार्ट करते हैं, डी से, हम यहां से ऊपर गए तो देखो लो पोटेंशियल से कहां गए, हाई पोटेंशियल पे, तो पॉजिटिव आएगा 0.7, है ना, इधर गए। अब इधर आ जाओ, देखो अब यहां पर करंट देखो कहां से कहां फ्लो कर रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। अगेन हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, हाई से लो की तरफ। देखो यहां से हम ऊपर गए तो हम लो से हाई गए, 0.7 आया। यहां पर हम अगेन करंट क्योंकि ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तो कितना आएगा, अगेन प्लस में आएगा, और 3.3 रेजिस्टेंस है, और करंट कितना है, देखो यहां से करंट फ्लो कर रहा है I1, तो ये I1 आएगा, कितना आएगा I1। बोलो बात समझ में आ रही है ना। यहां से हम ऊपर गए तो ये हमारा 0.7 करंट हमारा इधर फ्लो कर रहा है, 3.3 इंटू I1, और कुछ तो नहीं है, इक्वल टू में 0, इक्वल टू में क्या आएगा 0। एक बार मैं डायरेक्शन चेक कर लेता हूं, हाँ डायरेक्शन ठीक है करंट की। तो हम यहां पर देखो हमारा जो करंट इधर फ्लो कर रहा है, हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तो हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव लेंगे, अच्छा मैंने यहां पर पॉजिटिव लिख दिया, है ना, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव, तो -3.3 I1 इक्वल टू में 0। अब यहां से मैं करंट को कैलकुलेट कर सकता हूं, तो I1 कितना हो जाएगा, अब यहां से देखो इक्वल टू में चला जाएगा, तो 3.3 I1 इज इक्वल टू में आएगा 0.7। अब कैलकुलेटर आपके पास है, I1 को कैलकुलेट करिए, 0.7 को 3.3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर 0.7 को डिवाइड करेंगे 3.3 से, है ना, 0.7 डिवाइडेड बाई 3.3 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.212 मिली एम्पियर। ये हमारा करंट आ गया, क्लियर है, ये हमारा करंट आ गया।
तो हमने I2 कैलकुलेट कर लिया, I1 कैलकुलेट कर लिया, अभी हमें ID2 और कैलकुलेट करना है, ID2। तो देखो ID2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहीं पर छोटा सा स्पेस बना के कैलकुलेट कर लेता हूं, यहां पर चलिए इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान देंगे ना। अब हम क्या करेंगे, हमें ID2 निकालना। अब जरा ध्यान से देखो, इस जंक्शन को ध्यान से देखो, इस जंक्शन पे यहां से कितना करंट आ रहा है, देखो यहां से ये I2 करंट फ्लो होके आया यहां पर, और ये जो I2 है भाई यहां पर कितना करंट है I2, इसमें देखिए यहां पर कितना करंट है, यहां पर करंट फ्लो कर रहा है I2, और ये जो I2 करंट है ये यहां पर इस जंक्शन पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ इधर चला गया कुछ इधर चला गया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, ये जो I2 है ये इन दोनों के सम के बराबर है, क्योंकि जितना एंटर करेगा उतना ही तो लीव करेगा। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई केसीएल, केसीएल अप्लाई कर सकते हैं कहां पर, सी पॉइंट पर, अप्लाई केसीएल एट सी। तो जब आप सी पॉइंट पर किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू ID2 प्लस I1, ID2 प्लस I1। हमें कैलकुलेट क्या करना, ID2, तो ID2 कितना आएगा, ID2 इज इक्वल टू I2 माइनस I1, और हमारे पास I2 भी है, I2 कितना ये रहा, इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब 3.32 में से माइनस कर दीजिए 0.212 को, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 3 तो यहां से ID2 की वैल्यू आ गई 3.108 मिली एम्पियर। ये सभी करंट किस में है, मिली एम्पियर में। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया लास्ट। तो हमने देखो यहाँ पर I1 निकाल दिया, I2 निकाल दिया, ID2 निकाल दिया, तीनों करंट हमने यहाँ पर इस सर्किट में कैलकुलेट कर दिए हैं KVL और KCL को अप्लाई करके ना। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिटरमाइन V नॉट, देखो इस ये हमें सर्किट गिवन है, इसमें हमें V नॉट, I1, ID1, ID2 चार करंट, तीन करंट निकालने, एक वोल्टेज निकालना है फॉर द पैरेलल डायोड कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, यहां पर एक बैटरी लगी है, यहां से I1 करंट फ्लो कर रहा है और इस I1 को हमें कैलकुलेट भी करना है, ये रेजिस्टेंस लगा है, फिर यहां पर एक डायोड लगा है और यहां से करंट फ्लो कर रहा है ID1, इसको भी कैलकुलेट करना है ना। इधर आगे आएंगे तो यहां पर भी एक डायोड लगा है और यहां पर ID2 करंट है, इसको भी हमें कैलकुलेट करना है, और यहां पर इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V नॉट, उसको भी हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, डायोड को रिप्लेस कर देंगे इक्विवेलेंट सर्किट से। अब जरा ध्यान दो, देखो ये बैटरी हमारी है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ गया, ये तो सेम ही रहा, ये सिलिकॉन का डायोड है। सबसे पहले देखो कौन सी बायसिंग में लगा है, तो देखो ये इसका पी साइड है और यहां पर करंट एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग में, ये सीधी सी बात है। देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। या आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं, अगर डायोड में करंट पी साइड से एंटर कर रहा है तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी, और एन टाइप से एंटर करेगा तो रिवर्स बायसिंग होगी। तो दोनों ही डायोड में करंट पी साइड से एंटर कर रहा है, तो दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है। सिलिकॉन का है तो इसको बैटरी से रिमूव कर देंगे, बैटरी का पोटेंशियल होगा 0.7, ये भी आपका सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट। अगर जर्मेनियम का होता तो 0.3 वोल्ट से रिप्लेस करते, और अगर रिवर्स बायसिंग में लगा होता, रिवर्स बायसिंग में, तो फिर हमारा वो ओपन स्विच की तरह काम करता, ओपन सर्किट की तरह काम करता। चलिए, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब हमें यहां पर वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है, केवीएल लगाएंगे सारे आंसर आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर ना, सबसे पहले ये हमारे पास है, इस लूप में केवीएल लगाते हैं, है ना। अब मैं यहां पर नेमिंग नहीं कर रहा हूं, कंजेस्टेड हो जाता है, बस आप ध्यान रखना, पहले हम इसमें लगाएंगे उसके बाद हम आगे लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम केवीएल लगाते हैं, तो ये लीजिए यहां पर मैं लगाने जा रहा हूं केवीएल, क्लियर है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो देखो यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं अप्लाई केवीएल। चलिए अब देखिए जरा, तो यहां पर देखो निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, प्लस का 10 आएगा, पॉजिटिव 10, फिर उसके बाद मैं इसमें गया,
देखो यहां पर हम का करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो माइनस में आएगा। बस आप इतना ध्यान रखना, जब रेजिस्टेंस का आप पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव, हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। तो 0.33 और यहां पर करंट कितना है इसमें, I1, करंट I1। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहां पर आए, तो यहां पर करंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है क्योंकि यहां पर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो 0.7 वोल्ट। अगेन हम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो निगेटिव आएगा 0.7 और इज इक्वल टू में 0, ये आ गया। भाई यहां से हम I1 करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो I1 देखो 10 में से इसको माइनस करेंगे तो 9.3 बचेगा, कितना बचेगा, 9.3, ठीक है। तो यहां से हमारा ये आ जाएगा 0.33 I1 इज इक्वल टू में 9.3। अब 9.3 को 0.33 से डिवाइड कर दो, 9.3 को डिवाइड करेंगे 0.33 से, तो ये आपका आएगा 28.18। तो यहां से I1 की वैल्यू आ गई 28.18 मिली एम्पियर, ये हमारा यहां से आंसर आ गया। तो मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, इजी है, कोई दिक्कत यहां पर किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा I1 करंट आ गया, कितना आ गया, I1। अब जरा आगे देखो, क्या इसमें केवीएल लगाओगे आप, नहीं, केवीएल की जरूरत नहीं है, केवीएल से कुछ नहीं मिलने वाला यहां पर, क्योंकि यहां पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, दो बैटरी लगी है, दोनों का आपको पोटेंशियल दिया है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ये जो I1 करंट यहां से आया, ये I1 करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, भाई आगे तो जाएगा नहीं, यहां से जाएगा और यहां से जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, और इन दोनों को अगर आप देखो तो दोनों के दोनों सेम ही है, इसका मतलब ये जो I1 करंट आ रहा होगा, ये आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, क्योंकि सिमिलर है, दोनों के दोनों पार्ट क्या सिमिलर है, तो आधा इधर जाएगा, आधा उधर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ID1 और ID2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, नाउ ध्यान दीजिएगा, बट जो हमारा ID1 है, ID1 ये ID2 के क्या है, बराबर है, ID1 ID2 के क्या है, बराबर है। और सीधी सी बात है, जो I1 है वो दोनों के सम के बराबर है। ऑल्सो जो I1 है वो आपका ID1 प्लस ID2 के बराबर है। भाई देखो ये दोनों बराबर है। दूसरा, अगर यहां पर आप KCL लगाओ, मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं अप्लाई KCL, तो सीधी सी बात है, जो I1 करंट था आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, इसका मतलब I1 जो है वो ID1 ID2 के क्या है, बराबर है। और ये दोनों आपस में बराबर है, ID1 और ID2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां पर आगे इसको सॉल्व करूं, तो यहां से देखो क्या आएगा, जो हमारा 2ID1 है, 2ID1 में दोनों को ऐड कर लिया, 2ID1 हो गया, इक्वल टू में I1। और I1 तो हमें पता है, I1 कितना है, I1 अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, तो 2ID1 इज इक्वल टू 28.18, 28.18, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 14.09 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ID1 है और ID2 है, ये दोनों बराबर है, और ये दोनों 14.09 मिली एम्पियर के बराबर है, और यही हमारा इसका आंसर है। तो हमारे पास तीन आंसर तो आ गए, कौन कौन से, भाई हमारे पास I1 आ गया, ID1 आ गया, ID2 आ गया, तीन आंसर आ गए। बचा क्या, V0 बचा, V0 है यहां पर। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो ये पॉजिटिव या निगेटिव, और ये V0, आप इसको चाहें तो यहां पर ऐसे बैटरी भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहां पर ऐसे करके बैटरी लगा सकते हैं, इसका पोटेंशियल हो जाएगा V0। और उसके बाद आप इस वाले में किरचॉफ्स लॉ लगा देना, भाई किरचॉफ्स लॉ हमेशा क्लोज लूप में लगता है, देखो क्लोज हो गया ना, है ना। तो यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ रखा है। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इस वाले पार्ट में KVL लगाऊंगा, अगेन क्लॉकवाइज, KVL। बोलो बात समझ में आ रही, तो इस वाले पार्ट में अप्लाई करेंगे KVL। नाउ अगेन अप्लाई
KVL। तो देखो KVL अप्लाई करके कितना आएगा, जरा ध्यान देंगे। देखो इसमें आपको दो ही चीज दिखाई दे रही है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो देखो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं 0.7 वोल्ट यहां। अब यहां से देखो जब मैं ऐसे घूम के आया तो अब मैं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा हूं तो निगेटिव आएगा। इसका मतलब माइनस का V0 इक्वल टू में 0। तो यहां से V0 कितना आ जाएगा, V0 यहां से आ जाएगा 0.7 वोल्ट। क्लियर है। और ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे आंसर, सीधी सी बात है। ये 7.7 वोल्ट है और ये V0 है, दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो मुझे लगता है यहां पर सभी आंसर हमारे आ चुके हैं और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट न्यूमेरिकल और करते हैं, है ना, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिटरमाइन, अब देखो यहां पर आपको करंट पता करना है। आई करंट कहां पर है, आई पता करना है, V1 पता करना है, V2 पता करना है और V0 पता करना है फॉर द फॉलोइंग सर्किट, है ना। तो आई सर्किट, आई यहां पर लिखा नहीं है लेकिन आई क्वेश्चन में मेंशन है। आई एक्चुअल में यहां पर है, ये आई करंट यहां पे फ्लो कर रहा है जो हमें कैलकुलेट करना है। आई करंट मैंने यहां पर लिखा नहीं, वैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं भी गिवन होता हम करंट को अपने आप निकाल लेते हैं। क्लियर है। अब इस सर्किट को जरा ध्यान से देखो, यहां पर बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि यहां पर सर केवीएल कैसे लगेगा, क्लोज लूप तो बन नहीं रहा। तो क्लोज लूप कई बार सर्किट में बना नहीं होता लेकिन आप बना सकते हैं। देखो ये एक्चुअल में क्लोज ही है, बस दिखाई नहीं दे रहा है। अभी देखना, देखो ये 10 वोल्ट है। इस 10 वोल्ट का मतलब क्या है, इस 10 वोल्ट का मतलब ये कि यहां पर एक बैटरी लगी है जिसका निगेटिव टर्मिनल इधर होगा और पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा। ऐसे +10 लिखा ना, अगर +10 लिखा है तो इसका मतलब यहां पर राइट साइड में बड़ा वाला डंडा आएगा, इधर छोटा वाला, मतलब ये पॉजिटिव साइड और ये निगेटिव साइड। बोलो बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। देखो इसी सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं, देखो कैसे। भाई इस 10 वोल्ट का मतलब क्या था कि 10 वोल्ट मैंने यहां पर लगाया निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर आई करंट फ्लो कर रहा है तो सीधी सी बात है अगर ये आई करंट है यहां पर तो इधर की साइड में पॉजिटिव टर्मिनल होगा तभी तो करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि हाई से लो की तरफ जाएगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया इसका 10 वोल्ट का, है ना। अब देखो हम ऐसे गए, ये रेजिस्टेंस आया, उसके बाद ये सिलिकॉन का डायोड आया, हमने इसको बैटरी से रिमूव कर दिया 0.7 वोल्ट। उसके बाद ये रेजिस्टेंस आया 2.2 ओम का। अब यहां से आई करंट जा रहा था, ये आई करंट फ्लो होके इधर आ गया, क्योंकि करंट आगे तो जाएगा नहीं, इधर से आ गया। अब यहां पर देखो माइनस का 5 वोल्ट लिखा। अब जरा ध्यान देना, अगर ये माइनस का 5 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब ये है इसकी साइड में निगेटिव टर्मिनल आएगा और दूसरी साइड में पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर प्लस का 10 वोल्ट लिखा है, प्लस का 10 वोल्ट लिखा है तो जैसे यहां पर प्लस का 10 वोल्ट लिखा है तो यहां पर बैटरी कैसे बनेगी, निगेटिव पॉजिटिव ऐसे बनेगी। और अगर मान लो यहीं पर लिखा होता माइनस का 10 वोल्ट तो क्या होता, फिर हाई पोटेंशियल इधर आता, लो पोटेंशियल इधर आता। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये माइनस का 5 वोल्ट है, इसका मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल। क्लियर है। तो मैंने इस 5 वोल्ट को यहां पर लगा दिया, देखो 5 वोल्ट। अब मैंने यहां पर साइन नहीं लगाया क्योंकि मैंने इसकी जगह बैटरी बना दी। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो ये जो हमारा पॉइंट था और ये पॉइंट था, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए। देखो यहां से ये लीजिए, और ये पॉइंट और ये पॉइंट भी आपस में इधर से ज्वाइन हो जाएंगे। आप चाहें तो यहां पर इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं बैटरी लगा। तो देखो बन गया ना क्लोज लूप, अब क्लोज सर्किट बन गया। अब हम यहां पर वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं केवीएल और केसीएल को अप्लाई करके। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले आप इक्विवेलेंट सर्किट को बनाएंगे, है ना, इक्विवेलेंट सर्किट को बनाएंगे। अब यहां पर केवीएल लगाते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट में केवीएल लगा देता हूं, इधर वाले पार्ट में केवीएल। ध्यान दीजिएगा, देखो जब हम इसमें केवीएल लगाएंगे, आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां से जब मैं ऊपर जाऊंगा तो निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। पहले मैं यहां पर लिख देता हूं अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल। अब जरा ध्यान दो, जब मैं केवीएल अप्लाई करूंगा यहां से ऊपर जाऊंगा तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा 10 वोल्ट। उसके बाद हम आगे आए इस वाले रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो, मतलब करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो ये हाई पोटेंशियल पे हो गया, ये लो पे हो गया। तो इसका मतलब यहां पर वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो माइनस में आएगा। माइनस कितना आएगा, 4.7। और आई करंट कितना फ्लो कर रहा है, यहां पर आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आगे जाएंगे। अब हमें ये बैटरी मिली, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो निगेटिव में ही आएगा 0.7। और आगे चलते हैं। अब हम इधर से घूम के यहां पर आ गए।
अगेन यहां पर करंट तो आई फ्लो कर रहा है, लेकिन अगेन ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो फिर से निगेटिव आएगा, माइनस में 2.2 आई, माइनस में 2.2 आई। उसके बाद हम इस बैटरी पे पहुंचे। देखो बैटरी में क्या हो रहा है, हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस का 5 वोल्ट, प्लस का 5। उसके बाद हम घूम के वापस इधर ही आ गए, इक्वल टू में हो गया 0। अब यहां से वैल्यू को कैलकुलेट करो। देखो 10 और प्लस 5 15 हो गया, तो ये तो मेरे पास 15 आ गया, है ना। माइनस में 0.7 भी है, तो माइनस का 0.7, और देखो ये 4.7, ये 2.2, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 4 to 6 6.9, 6.9 आई इज इक्वल टू में 0, है ना। अब देखो 15 में से अगर आप 0.7 को माइनस करोगे तो 14.3 आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 6.9 आई इज इक्वल टू 14.3। अब इसको यहां पर डिवाइड कर दो तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो 14.3 को जब आप डिवाइड करेंगे 6.9 से, तो आंसर आएगा 2.07। अच्छा, रेजिस्टेंस आपको किलो ओम में दिया है, तो मिली एम्पियर में ही आएगा, मिली एम्पियर। तो ये हमारी आई की वैल्यू होगी। और क्या पूछा है, आई के साथ साथ हमसे V1 पूछा, V2 पूछा। अब V1 कहां पर होगा, देखो R1 के अलॉन्ग V1 होगा, और ये हमारा है R2, ये R2 है, यहां पर मैं लिख देता हूं ये R2 है। तो R2 के अलॉन्ग जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V2, और R1 के अलॉन्ग जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1, और यहां पर आपका आ गया V0। क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले अब यहां पर आगे देखो जरा ध्यान से, इतना तो समझ में आ गया। अब बाकी की चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। हमारे पास अभी आई आया है, कितना आया है, आई। अब हमें इसके अलॉन्ग वोल्टेज निकालना है, इसके अलॉन्ग वोल्टेज निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे भाई। आपको चाहिए V1, V1, V1 का फॉर्मूला क्या होगा, देखो V1 इसके अलॉन्ग वोल्टेज ड्रॉप, तो यहां पर करंट कितना आई, रेजिस्टेंस कितना R1, इसका मतलब ये हुआ जो V1 होगा वो IR1 होगा। ओम्स लॉ से यही फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू IR1। आई कितना है, करंट कितना है, करंट वहां पर लिखा है R1 4.7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर I 2.07 और रेजिस्टेंस 4.7 किलो ओम, देखो आप चाहें तो ये मिली एम्पियर है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इसको किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहां से V1 कितना आएगा, तो V1 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.07 को मल्टीप्लाई करना है 4.7 से, तो आंसर आएगा 9 यहां से हमारा V1 आ गया 9.73 वोल्ट। ये हमारा इसका आंसर है V1। चलिए V1 आ गया, अब क्या करना है, V2 निकालना है। तो V2 कहां पर है, यहां पर आएगा, तो अगेन V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IR2। तो V2 का फॉर्मूला हो गया IR2, है ना। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, I कितना है, I तो हमारा अगेन सेम ही रहेगा 2.07, 2.07, और R2 कितना है 2.2, 2.2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं इधर लिख देता हूं, ध्यान से देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके आएगा कितना, देखो 2.07 मल्टीप्लाई बाई 2.2, तो ये आपका आ रहा है 4.5, 4.5, अप्रोक्सीमेटली 4.5 वोल्ट आ गया। तो ये आंसर भी हमारा आ गया। अब अगला आंसर देखो, एक और बचा है, और क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है V0, मतलब ये V0 निकालना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, KVL लगा सकते हैं इस वाले पार्ट में, और आपका V0 आ जाएगा। चलिए इस पार्ट में भी मैं KVL लगा देता हूं, ये लीजिए, इधर आप KVL लगाएंगे, KVL अगेन क्लॉकवाइज लूप लिया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अप्लाई KVL, अप्लाई KVL। अब जरा ध्यान से देखो, KVL मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, देखो यहां से मैं गया पॉजिटिव से निगेटिव, तो निगेटिव आएगा, इसका मतलब -5, -5। फिर मैं इधर आया, देखो करंट हमारा हाई से लो फ्लो करता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, है ना भाई, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, मतलब मैं निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, तो ये प्लस में आएगा इस बार,
क्योंकि हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं। तो कितना आएगा 2.2 आई प्लस में 2.2 आई। आगे आ जाओ, इससे भी आगे निकल गए, इससे आगे निकल गए, अब इधर आओ घूम के, इधर से आप इधर से इधर जाओगे, मतलब आप अगेन पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो, है ना, पॉजिटिव से निगेटिव, तो वी नॉट भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस का वी नॉट इक्वल टू में 0। तो यहां से वी नॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो वी नॉट कितना आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू -5 प्लस 2.2 इंटू आई कितना है 2.07। 2.07, बोलो बात समझ में आ गई। तो यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां से आपको वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, और सीधी सी बात है वी नॉट नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि 2.2 और 2.07 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा था, ये आ रहा 4.5, है ना, 4.5। तो हमारे पास यहां पर एक मिनट 4.5, इसको माइनस करते हैं, एक बार मैं आंसर चेक कर लूंगा। -5 माइनस 2.2 मल्टीप्लाई 2.07, तो ये 0.45 आएगा माइनस में, 0.45 अप्रोक्सीमेटली वोल्ट। ये हमारा आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा, है ना। यहां पर ये 4.5 एग्जैक्ट है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कितना है ये आंसर हमारा आएगा। आंसर में एक बार चेक कर लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन है 2.07 ठीक है, 9.73 ठीक है, माइनस का 0.45 ये ठीक है ना, और V2 को एक बार मैं फिर से कैलकुलेट करता हूं, ये 2.07 मल्टीप्लाई 2.2, हाँ 4.5। अच्छा मैंने एक ही डिजिट तक लिखा है ना, इसको एक और डिजिट तक लिख लेंगे तो 4.55 आएगा ये, है ना, 4.55 वोल्ट, तब माइनस करके ठीक आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली यहां पर सॉल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। देखिए ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है ना, इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम डायोड का जो हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, तो आपको याद होगा जब हम वहां पर रिवर्स बायसिंग करते थे, रिवर्स बायसिंग, तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता था, रिवर्स बायसिंग में जब हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते थे तो वहां पर सैचुरेशन करंट फ्लो करता था जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। लेकिन जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे तो एक पॉइंट ऐसा आया था जिस पॉइंट पर जाकर ब्रेकडाउन हो गया था, है ना। तो जिस पॉइंट पर हमारा ब्रेकडाउन होता है उस पॉइंट पर जो वोल्टेज होते हैं उसको हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका मतलब ये है जो हमारा ब्रेकडाउन होगा वो रिवर्स बायसिंग में होगा, इसमें होगा रिवर्स बायसिंग में। तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म हम कहां पर पढ़ते हैं, रिवर्स बायसिंग में पढ़ते हैं। तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म अकर इन रिवर्स बायसिंग ऑफ द डायोड। क्लियर है। अब देखो आगे देखो क्या है, इफ द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज, अगर आप रिवर्स वोल्टेज को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते जाएंगे, अ कंडीशन कम, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर एट विच करंट इंक्रीजेस एट अ वेरी रैपिड रेट, मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर करंट बहुत ही तेजी के साथ इंक्रीज होगा। देखिए रिवर्स बायसिंग में रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है क्योंकि वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो करता है। लेकिन अगर आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत ही स्पीड के साथ क्या करेगा, बढ़ जाएगा, रैपिड रेट से बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है वो सब हम यहां पर समझने वाले हैं। क्लियर है। तो द ब्रेकडाउन ऑफ ए जंक्शन, तो देखिए जिस पॉइंट पर हमारा करंट जो है वो रैपिड रेट से इंक्रीज हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेकडाउन पॉइंट, है ना, ब्रेकडाउन पॉइंट। तो अब यहां पर जरा ध्यान देना, द ब्रेकडाउन ऑफ ए जंक्शन डायोड में अकर, तो जंक्शन डायोड का जो ब्रेकडाउन है वो कब होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ ए जंक्शन में अकर थ्रू टू डिफरेंट मैकेनिज्म, मतलब जो हमारा ब्रेकडाउन है जंक्शन का वो दो मैकेनिज्म की वजह से होता है, या कह सकते हैं दो प्रोसेस से होता है, या हम कह सकते हैं दो वजह से होता है। यानी कि ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के दो रीजन है और उन दोनों रीजन को हमें यहां पर पढ़ना है। कौन कौन से दो रीजन है, एक होता है जीनर ब्रेकडाउन, मतलब जीनर इफेक्ट की वजह से होता है जीनर ब्रेकडाउन, और एवेलेंच इफेक्ट की वजह से होता है एवेलेंच ब्रेकडाउन।
और हमें ये जीनर ब्रेकडाउन और एवेलेंच ब्रेकडाउन को अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए और थ्योरेटिकल टॉपिक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीनर ब्रेकडाउन और एवेलेंच ब्रेकडाउन। मैंने इन दोनों का डिफरेंस आगे टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है ना। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस डिफरेंस पर आने से पहले हम डिटेल में समझ लेते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन कब होता है और क्यों होता है, और एवेलेंच ब्रेकडाउन कब होता है और क्यों होता है। ध्यान दीजिए। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायसिंग में लगाते हैं, देखो ये हमारे डायोड का पी साइड है, ये हमारा एन साइड है। हमने यहां पर एक बैटरी अप्लाई करी, तो देखो यहां पर हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को पी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को पी से कनेक्ट करा और पॉजिटिव टर्मिनल को एन से कनेक्ट किया। इसका मतलब ये कौन सी बायसिंग हो गई? रिवर्स बायसिंग हो गई, है ना, रिवर्स बायसिंग। अब जरा ध्यान से सुनो, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा। देखो ये रिवर्स बायसिंग है, तो यहां पर हम रिवर्स वोल्टेज को अगर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा। अब यहां पर ये हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है रिवर्स बायसिंग में। देखो मैंने यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ नहीं बनाया, आपको मालूम है कैसे बनता है। तो यहां पर मैं क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग की बात नहीं कर रहा हूं तो मैंने उसका ग्राफ नहीं बनाया, केवल यहां पर हमने रिवर्स बायसिंग का ग्राफ बनाया। तो अगर हम रिवर्स बायसिंग में इस रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगा। और देखो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ये लगभग कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बोलो बात समझ में आ रही? तो जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारा करंट बहुत तेजी के साथ फ्लो करेगा, रैपिड रेट से, है ना। अब वो पॉइंट यहां पर भी हो सकता है और वो पॉइंट यहां पर भी हो सकता है। एक्चुअल में यहां पर दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, एक जीनर ब्रेकडाउन और एक एवेलेंच ब्रेकडाउन। तो यहां पर मैंने जीनर ब्रेकडाउन और एवेलेंच ब्रेकडाउन के वीआई का ग्राफ में क्या डिफरेंस है वो आपको यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और ये आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंस क्यों है ना। तो चलिए पहले डिटेल में जीनर ब्रेकडाउन को समझ लेते हैं। जीनर ब्रेकडाउन कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ध्यान देना। जीनर ब्रेकडाउन, देखो यहां पर अगेन मैंने वही डायग्राम बनाया रिवर्स बायसिंग का, और यहां पर थोड़ा सिंपल बनाया है रिवर्स बायसिंग का। देखो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिवर्स बायसिंग में ये हम सिंपल, पहले ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी साइड है और ये क्या है? एन साइड है। पी साइड और एन साइड। पी साइड में क्या होता है? पी साइड में एक्सेप्टर आयंस होते हैं। देखो यहां पर ये जो एक्सेप्टर आयंस है ये पूरे में है, ऐसा नहीं कि इधर है इधर नहीं है, सभी जगह पर है। मैंने डायग्राम को सिंपल रखने के लिए बनाए नहीं है ना। तो ये पी टाइप है, पी टाइप में हमारे एक्सेप्टर आयंस होते हैं और होल होते हैं मेजोरिटी कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि लास्ट लेक्चर को पहले अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आज का जो लेक्चर होगा वो आसान होगा। तो पी टाइप में क्या होता है? एक्सेप्टर आयंस होते हैं, मेजोरिटी होल, मेजोरिटी चार्ज कैरियर यहां पर होल होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप में क्या होता है? एक्सेप्टर आयंस होते हैं, है ना, और मेजोरिटी कैरियर जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर जहां पर होल होते हैं। क्लियर है? हमने इसको लगाया रिवर्स बायसिंग में। तो जब रिवर्स बायसिंग में लगाएंगे तो देखो यहां पर जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं होल्स, होल्स, और यहां पर जो मेजोरिटी कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और होल यहां पर फ्लो नहीं कर पाएंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखो क्या होगा, जब ये पीएन जंक्शन बनता है तो उस समय क्या होगा, यहां पर इस जंक्शन के पास में इधर तो पॉजिटिव आयंस बचेंगे और इधर नेगेटिव आयंस बचेंगे, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजोरिटी कैरियर्स को फ्लो नहीं करने देगा जंक्शन के थ्रू। तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल। तो यहां पर एक बैरियर पोटेंशियल आ जाता है, बैरियर पोटेंशियल, जैसा सिलिकॉन के केस में 0.7 आता है और जर्मेनियम के केस में 0.3 होता है। बात समझ में आ रही? अब देखो यहां पर ध्यान से इसको समझते हैं। दिस प्रोसेस अकर इन डायोड हैविंग हाई लेवल ऑफ डोपिंग। मतलब जीनर ब्रेकडाउन किस टाइप के डायोड में होगा? ऐसे डायोड में होगा जिस डायोड में डोपिंग जो है वो हाई लेवल की है, मतलब बहुत ज्यादा डोपिंग की गई है, हैवीली डोप्ड। ध्यान रखना, जो जीनर ब्रेकडाउन है वो हैवीली डोप्ड डायोड में होता है, और जो एवलांच ब्रेकडाउन है ये लाइटली डोप्ड डायोड में होगा। क्लियर है? अब यहां पर अगले पॉइंट को समझते हैं। दिस प्रोसेस अकर फॉर लो ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब जो हमारा जीनर ब्रेकडाउन है इसमें क्या होता है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो लो होता है, लेस देन 6 वोल्ट। यानी कि जो जीनर ब्रेकडाउन है
जीनर ब्रेकडाउन है वो लो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर होता है, जो एवलांच ब्रेकडाउन है वो हाई वोल्टेज पर होता है। देखो, दिस प्रोसेस अकर फॉर हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब यहां पर वोल्टेज ग्रेटर देन 6 वोल्ट तक रहता है, ग्रेटर देन 6 वोल्ट तक रहता है। क्लियर है? अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, जो जीनर ब्रेकडाउन है वो कब होगा, जब हमारी डोपिंग हाई लेवल की होगी, है ना। और ये कम वोल्टेज पर होता है, लो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर होता है, जबकि वो हाई वोल्टेज ब्रेकडाउन पर होता है। अब इसको आगे समझते हैं कि एक्चुअल में होता कैसे। द ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन द जंक्शन टेम्परेचर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, द ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द जंक्शन टेम्परेचर। जब हम जंक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जबकि एवलांच में उल्टा होता है, वहां पर क्या होता है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। अब यहां पर आ जाते हैं, देखो अब एक बात को ध्यान से समझना, अगर इसके डोपिंग बहुत ज्यादा होगी, हाई लेवल की डोपिंग होगी, तो सीधी सी बात है इधर पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा होंगे, इधर निगेटिव आयंस बहुत ज्यादा होंगे। क्योंकि अगर हाई लेवल की डोपिंग होगी तो उतने ही ज्यादा वहां पर पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होंगे। तो यहां पर पॉजिटिव ज्यादा होगा, यहां पर निगेटिव ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, अगर हाई लेवल की डोपिंग है तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर बहुत कम एरिया में बहुत सारे निगेटिव और बहुत सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहां पर बनेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगा। क्लियर है? और ज्यादा डोपिंग होने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारी डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी वो कम होगी, क्योंकि यहां पर डोपिंग बहुत हाई लेवल की है। डोपिंग हाई लेवल की होगी तो यहां पर पॉजिटिव ज्यादा होगा, यहां पर नेगेटिव ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम होगी। डिप्लीशन लेयर की विड्थ यहां पर क्या होगी? कम होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जीनर ब्रेकडाउन में जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है वो कम होती है। आगे देखो क्या है, इन हेविली डोप डायोड द डिप्लीशन लेयर इज थिन। मतलब अगर हेविली डोप डायोड होगा तो डिप्लीशन लेयर कम होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा डिप्लीशन रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई इन डिप्लीशन रीजन ना। दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस बात को समझना, यहां पर जीनर ब्रेकडाउन होगा कैसे। यहां पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, और ये जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो देखो होगा क्या, ये जो यहां पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, भाई सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस है इन्होंने बॉन्ड बना रखा है। जैसे हमने पढ़ा था कि मान लीजिए यहां पर जैसा फास्फोरस है, तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था वो तो चला गया कंडक्शन बैंड में, लेकिन फास्फोरस ने अभी भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन से सिलिकॉन के साथ में 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। सिलिकॉन के साथ में क्या बना रखे हैं? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं सिलिकॉन के साथ में, है ना। 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बना रखे हैं, किसके साथ में? सिलिकॉन के साथ में। बोलो, बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये जितने भी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस यहां पर हैं, इनके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया उन्होंने। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे ब्रेक। बात समझ में आ रही? ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे फ्री। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्री। तो देखो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं फ्री। मतलब अचानक से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्री होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो सीधी सी बात है वो क्या करेंगे? करंट को कंडक्ट करेंगे। तो रिवर्स बायसिंग में जब हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। तो देखो वही लिखा है, दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड पुल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू द कंडक्शन बैंड। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाएगा बाय ब्रेकिंग देयर कोवेलेंट बॉन्ड, उनके कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होंगे वो चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। और कौन सा करंट फ्लो करेगा? रिवर्स सैचुरेशन करंट। दिस इलेक्ट्रॉन देन बिकम फ्री electrons which are available for conduction and will constitute a large reverse current।
तो बहुत ज्यादा रिवर्स करंट यहां पर फ्लो करेगा और इसी को हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। इसका मतलब जीनर ब्रेकडाउन किसकी वजह से हो रहा है? जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जीनर इफेक्ट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। क्लियर है? तो समझ में आ गया जीनर ब्रेकडाउन कैसे होगा। तो जीनर ब्रेकडाउन में क्या होगा, जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो कांस्टेंट रहेगा और अचानक से जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये शार्पली इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा जीनर ब्रेकडाउन का कर्व है। बात समझ में आ रही? जीनर ब्रेकडाउन का कर्व है। आगे चलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। अब ये कैसे होता है? दोनों का देखो अलग अलग तरीका है। एवलांच ब्रेकडाउन कब होगा, अब जरा ध्यान से समझना। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो आपका डायोड होगा वो लाइटली डोप्ड होगा, यहां पर डोपिंग कम होगी, यहां पर डोपिंग क्या होगी? कम होगी। दिस प्रोसेस अकर इन डायोड हैविंग लो लेवल ऑफ डोपिंग। ये उसमें होता है जहां पर डोपिंग का लेवल क्या होता है? कम होता है। दूसरा, दिस प्रोसेस अकर फॉर हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू जीनर ब्रेकडाउन। मतलब यहां पर ग्रेटर देन 6 वोल्ट होता है, वहां पर लेस देन 6 वोल्ट होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन द जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, जबकि वहां पर उल्टा था। इन लाइटली डोप डायोड डिप्लीशन लेयर इज वाइड। देखो अगर डोपिंग लाइट होगी तो यहां पर डिप्लीशन लेयर क्या होगी? बड़ी होगी। इसका क्या रीजन है? देखो अगर यहां पर डोपिंग कम है तो सीधी सी बात है जंक्शन के पास में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कम होंगे। क्या होंगे? कम होंगे। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कम है तो सीधी सी बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग नहीं होगा, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा तो हमारी डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी? उसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है? नैरो होती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है तो डिप्लीशन लेयर वाइड होती है। क्लियर है? अब देखो यहां पर होगा क्या भाई, सीधी सी बात है ये जो डिप्लीशन लेयर है इस बार वाइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्ट्रांग नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना नहीं है कि इनके कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दे। मतलब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे कैसे, इसको जरा समझते हैं। देखिए दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो फिर होगा क्या? ड्यू टू हाई रिवर्स वोल्टेज। हाँ एक बात तो कंफर्म है कि यहां पर रिवर्स वोल्टेज क्या होगा? हाई होगा। तो ड्यू टू रिवर्स हाई वोल्टेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा। भाई सीधी सी बात है, पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे? होल्स। है ना? कौन होंगे? होल्स। अब यहां पर देखो, यहां पर जो माइनॉरिटी कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन वो उधर फ्लो कर रहे हैं और जो इधर मेजॉरिटी कैरियर्स होल वो इधर फ्लो कर रहे हैं। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स पहले से ही मोशन में है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और जैसे जैसे हम इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे इन माइनॉरिटी कैरियर्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ये माइनॉरिटी कैरियर्स जब इन आयंस के साथ में कोलिजन करेंगे, ध्यान देना, ये माइनॉरिटी कैरियर्स जब इन आयंस के साथ में कोलिजन करेंगे तो क्या होगा? इन माइनॉरिटी कैरियर्स के जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। मतलब यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे, लेकिन यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने का रीजन क्या है? अलग है। यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं कोलिजन की वजह से। जब माइनॉरिटी कैरियर कोलिजन कर रहे हैं आयंस के साथ में तो कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है ब्रेक। अब अल्टीमेटली तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्री होंगे। और ये चेन रिएक्शन होगी। चेन क्यों होगी? क्योंकि देखो माइनॉरिटी कैरियर जब आयंस को स्ट्राइक करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए वो मोशन में आ जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। और भी वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए वो और ज्यादा आयंस के साथ में स्ट्राइक करेंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्री होंगे। तो कहने का मतलब ये यहां पर चेन रिएक्शन हो जाएगी, है ना? तो यहां पर हमारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो अगेन हमारा जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो क्या करेगा? ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा। तो देखो वही लिखा है, वाइल ट्रेवलिंग माइनॉरिटी कैरियर्स,
जब ये माइनॉरिटी कैरियर ट्रेवल करेंगे तो विल कोलाइड विद स्टेशनरी आयंस, तो ये स्टेशनरी आयंस के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे एंड विल इम्पार्ट सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे ड्यू टू एडिशनली एक्वायर्ड एनर्जी, ये जो इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है, दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड एंड जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, और ये कंडक्शन बैंड में क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे टू बिकम फ्री फॉर कंडक्शन, और कंडक्शन के लिए क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। दिस चेन रिएक्शन इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन, और इसी को हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो एवलांच ब्रेकडाउन किसकी वजह से हो रहा है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से हो रहा है, जबकि जीनर ब्रेकडाउन किसकी वजह से हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ था। तो ड्यू टू दिस चेन रिएक्शन ए लार्ज करंट फ्लो थ्रू द डायोड, है ना, एंड इट परमानेंटली डैमेज द डायोड। अब यहां पर देखो, जो हमारा जीनर ब्रेकडाउन था वहां पर हमारा जो डायोड था वो परमानेंटली ब्रेक नहीं हुआ था, फेल नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर फेल हो गया। बात समझ में आ रही है। और जो हमारा जीनर ब्रेकडाउन था, जीनर ब्रेकडाउन, ये जो जीनर ब्रेकडाउन है, जीनर ब्रेकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है ये हम यूज करते हैं किसमें, जीनर डायोड में। आगे चल के हम जीनर डायोड पढ़ेंगे। जीनर डायोड के अंदर क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ब्रेकडाउन रीजन में भी जो डायोड होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है और एक रेगुलेटर का काम करता है। जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो एक्चुअल में जीनर डायोड होता है, जो कि जीनर ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है। अब अगर हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ की बात करें जो एवलांच ब्रेकडाउन है, तो देखो इसमें भी क्या होगा, जैसे जैसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ाते जाएंगे, सॉरी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करेगा जो कि कांस्टेंट होगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये ब्रेकडाउन हो जाएगा जिसको हम कहेंगे एवलांच ब्रेकडाउन। और यहां पर जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो शार्प नहीं होता। जैसे अगर आप दोनों को कंपेयर करो, दोनों के ग्राफ को देखो, जो जीनर ब्रेकडाउन है वो कम वोल्टेज पे हो रहा है और जो एवलांच ब्रेकडाउन है वो ज्यादा वोल्टेज पर हो रहा है। मतलब जीनर ब्रेकडाउन कम वोल्टेज पर होता है, ये हाई वोल्टेज पर होता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे इसका ग्राफ तो ये देखो शार्पली इंक्रीज कर रहा है, ये थोड़ा सा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ गई, ग्रेजुअली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको दोनों टाइप के ब्रेकडाउन समझ में आ गए होंगे, और अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब आप दोनों का डिफरेंस अपने आप भी लिख सकते हैं। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वही सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जीनर ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन। देखो जीनर ब्रेकडाउन, दिस प्रोसेस अकर इन डायोड हैविंग हाई लेवल ऑफ डोपिंग, ये किसमें होता है, जहां पर डोपिंग हाई लेवल की होती है वहां पर होता है। एवलांच ब्रेकडाउन कहां पर होता है, जहां पर डोपिंग लो लेवल की होती है। दूसरा डिफरेंस, ये लो रिवर्स वोल्टेज पर होता है, ये हाई रिवर्स वोल्टेज पर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। तीसरा डिफरेंस, इसमें डिप्लीशन लेयर थिन होती है ना, और इसमें डिप्लीशन लेयर क्या होती है, ज्यादा होती है, वाइड होती है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जंक्शन के अलाउंग क्या होता है, स्ट्रांग होता है, जबकि इसमें जंक्शन के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिलेटिवली वीक होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इस केस में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ में, जबकि इसमें इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ में, है ना। नेक्स्ट है जीनर ब्रेकडाउन डज नॉट रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ डायोड, जीनर ब्रेकडाउन में डायोड हमारा क्या है, खराब नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, जबकि एवलांच ब्रेकडाउन में ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और लास्ट, द वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व हैज ए शार्प कर्व इन ब्रेकडाउन रीजन, अगर आप देखोगे जीनर ब्रेकडाउन में जो वीआई कर्व है उसमें शार्प क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब शार्प इंक्रीमेंट हो रहा है किसमें, रिवर्स सैचुरेशन करंट में, और जबकि यहां पर क्या है, ग्रेजुअल है। द वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व डज नॉट हैव ए शार्प कर्व इन ब्रेकडाउन रीजन, इसमें शार्प नहीं है, इसमें क्या है, शार्प है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां पर डीपीपी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, गिव ऑल इक्विवेलेंट एंड अप्रोक्सीमेशन सर्किट ऑफ ए डायोड, इसमें आपको डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट बताने हैं, तीन होते हैं, तीनों बताने हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आइडियल डायोड की, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, जो हमने आइडियल डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट है ना, आइडियल डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट था उसमें हमने वीआई कर्व बनाया था, तो वो वीआई कर्व आपको इसके क्वेश्चन के अंदर बनाना है। उसके बाद है आपको एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में डिफरेंस बताना है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। और
एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन जीनर डायोड, मतलब यहां पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है जीनर ब्रेकडाउन क्या है और एवेलेंच ब्रेकडाउन क्या है विद कर्व। क्लियर है? तो यहां पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डायोड एप्लीकेशंस, जहां पर हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर, है ना, क्लिपर, क्लैंपर, वोल्टेज मल्टीप्लायर, है ना, जीनर डायोड, ये सब हम पढ़ेंगे डायोड एप्लीकेशन में। क्लियर है? तो लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर सभी ब्रांचेस के सभी सब्जेक्ट के लिए गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर बैच अवेलेबल है, और कॉम्बो पैक के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं, और सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे, PDF नोट्स, AKTU PYQs आपको वहां पर मिलेंगे। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 1 गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस आपको केवल गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, और गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है। क्लियर है? तो जो मैंने आपको पढ़ाया, अभी तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, इन तीनों लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करिए, उसके बाद आगे के जो लेक्चर हैं वो आपको आसानी से समझ में आएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डायोड एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।